हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए कंडक्टिंग मीडियम। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम यानी किसी कंडक्टर में अगर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वैक्यूम में जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टी है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मैटर में ट्रेवल करेगा तो क्या प्रॉपर्टी है। अब उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मैटर में प्रोपगेट कर रही है, तो वहीं से जो चार इक्वेशन थे मैक्सवेल्स के उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी लीनियर मीडिया में अब लीनियर मीडियम में अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रेवल कर रही है किसी लीनियर मीडियम में, तो हमें पता है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होते हैं। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और लास्ट इक्वेशन है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो ये चार इक्वेशन होते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो लीनियर अगर मीडिया है तो लीनियर मीडिया के लिए हमें पता है कि डी जो होता है वो कितना हो जाता है, एप्सिलन एप्सिलन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बी जो होता है म्यू टाइम्स वेक्टर एच, और जे एफ जो होता है वो आपके पास है सिग्मा ई, और रो एफ है जीरो। ठीक है, तो अब रो एफ जो है, अब जो कंडक्टर है उसमें फ्लो कर रहा है तो जो फ्री चार्ज है उसमें जीरो है, तो रो एफ हो गया जीरो क्योंकि वहां पे कोई चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, राइट। इसलिए फ्री चार्ज जीरो है, फ्री चार्ज जीरो है, और जे बराबर हमें पता है होता है सिग्मा ई। किसी कंडक्टर के लिए जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहाँ सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा डी, यहाँ आ जाएगा जीरो, सो डेल्टा डी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन डी बराबर है एप्सिलॉन ई, तो एप्सिलॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा, सो दिस इज बेसिकली डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। दूसरा है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें एच में तो यहाँ पे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बी की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं म्यू एच, और म्यू कांस्टेंट है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो। तीसरा है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, तो कर्ल ऑफ ई इसको हम लिख सकते हैं डेल बी बाई डेल टी, तो बी की जगह लिख सकते हैं म्यू एच, तो आ जाएगा माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और फिर हमारे पास एक है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल टी, तो कर्ल ऑफ एच जे एफ की जगह हो जाएगा सिग्मा ई, ये कंडक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा ई प्लस डेल डी बाई डेल टी, फिर से रख देंगे डी बराबर एप्सिलॉन ई, तो आ जाएगा एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। कंसीडर कर्ल ऑफ डेल ई बाई डेल टी, तो कर्ल ऑफ डेल ई बाई डेल टी जैसे ही कंसीडर करेंगे हम लोग तो डेल कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ई कंसीडर अगर हम करें तो कर्ल ऑफ ई में अगर हम इसका मान सब्सटीट्यूट कर दें मैक्सवेल्स इक्वेशन से जो ये है, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी, और इसको जैसा जब हम सॉल्व करेंगे कर्ल ऑफ ई को, तो इट्स बेसिकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, और ये आ जाएगा म्यू बाहर आ जाएगा, डेल बाई डेल टी बाहर आ जाएगा कर्ल ऑफ एच, राइट, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये कम्यूट कर जाएगा। सो यहाँ पे आ गया ये वाला टर्म जीरो है, यहाँ से डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, ये आ गया माइनस डेल स्क्वायर ई, और इधर आ गया माइनस म्यू डेल बाई डेल टी, कर्ल ऑफ एच हो गया, कर्ल ऑफ एच की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर ई, इधर बचेगा आपके पास सिग्मा, ये हो जाएगा म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। अब इसको हम सारे टर्म को एक साइड लाएंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू नल वेक्टर। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम एच के लिए भी कंसिडर करेंगे कर्ल ऑफ एच, ठीक है, तो कर्ल ऑफ एच भी कंसिडर जब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ एच, या कर्ल ऑफ, और इसकी जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, कर्ल ऑफ एच की जगह कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ओके, अब इसको हम ओपन कर देंगे आइडेंटिटी से जब ओपन करेंगे एलएचएस को तो आ जाएगा बी ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब ये सिग्मा बाहर आ गया, ये आ जाएगा कर्ल ऑफ ई, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है तो कर्ल ऑफ ई बचेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेल बाई डेल टी जो है इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। और ये डेल डॉट एच है जीरो के बराबर, डेल डॉट एच ये आपका है जीरो के बराबर, जब डेल डॉट एच जीरो के बराबर है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर एच, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा कर्ल ऑफ ई की जगह फिर से यहाँ से रखेंगे
करलाफी कहाँ, ये माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी, सब्सटीट्यूट कर दिए तो माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी आ गया, प्लस एप्सिलन डेल बाई डेल टी, करलाफी ई की जगह फिर से माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। अब पूरा जो इक्वेशन है वो एच के फॉर्म में आ गया, राइट। इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, या माइनस पहले कॉमन ले लिए तो माइनस इधर है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस सब प्लस हो जाएगा, राइट, दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा डेल स्क्वायर एच, ये सिग्मा म्यू या म्यू सिग्मा डेल एच बाई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलन डेल टू एच बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो इसको आप सारे टर्म को एक साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू सिग्मा डेल एच बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलन डेल टू एच बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि एच आपके पास बी होता है म्यू टाइम्स एच, जब बी बराबर है म्यू टाइम्स एच तो एच बराबर हो जाएगा बी अपान म्यू, तो यहाँ बी अपान म्यू रखेंगे, बी अपान म्यू बी अपान म्यू। अब क्योंकि म्यू कांस्टेंट है सब जगह से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान म्यू, फिर यहाँ भी आ जाएगा 1 अपान म्यू, यहाँ भी आ जाएगा 1 बाई म्यू, सब जगह से 1 अपान म्यू कॉमन लेकर के और उधर मल्टीप्लाई कर देंगे आरएचएस में, क्योंकि आरएचएस 0 है तो इसलिए ये आ जाएगा डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू सिग्मा डेल बी बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलन डेल टू बी अपान डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोल्यूशन है वो आपका एक प्लेन वेव सोल्यूशन होगा। जो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है वो क्या है, प्लेन वेव सोल्यूशन। प्लेन वेव सोल्यूशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंपोनेंट है, एक आर है एक टी का डिपेंडेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें होगा क्या, एक कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और एक फेज फैक्टर जो रहेगा उसमें आपका, उसमें फेज फैक्टर में क्या रहेगा, टाइम और पोजीशन का डिपेंडेंस हो जाएगा। इसमें पोजीशन और टाइम का डिपेंडेंस नहीं है, ये जस्ट एक कांस्टेंट टर्म है। और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का, तो इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो प्लेन वेव सोल्यूशन होगा। और अगर हम इसमें कंसीडर करें, अगर इसमें कंसीडर करें तो हमें क्या क्या चाहिए, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में हमें चाहिए डेल स्क्वायर चाहिए, डेल ई बाई डेल टी चाहिए, डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर चाहिए। तो इस इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करके डेल स्क्वायर निकालना है पहला टर्म, दूसरा डेल ई बाई डेल टी निकालना है, तीसरा डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर निकालना है। तो हमें पता है कि अगर हम डेल स्क्वायर निकालते हैं और अगर प्लेन वेव है तो प्लेन वेव की कंडीशन में जैसे ही जो आपके पास डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर की जगह पे जस्ट आई टाइम्स वेक्टर के आ जाता है, आई टाइम्स वेक्टर के। कहने का मतलब है कि अगर हम डेल स्क्वायर कंसीडर करें, डेल स्क्वायर ही, क्योंकि इसका मान निकाल के हमें फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, तो अगर हम डेल स्क्वायर ही कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा आई के का स्क्वायर टाइम्स वेक्टर ही, ठीक है, इतना है। और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके भी देखे हैं, है ना, तो ये आ जाएगा आई के का स्क्वायर टाइम्स वेक्टर ही, आई के का स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 के स्क्वायर टाइम्स ही। तो कैसे करेंगे, अगर इसको प्रूफ करना हो तो डेल स्क्वायर ई जीरो ये आपके पास हो गया, ई का मान रख देंगे, ओके, ई जीरो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ये आ गया डेल स्क्वायर ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो है डेल स्क्वायर, ये इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। सो ई जीरो बाहर आ गया। अब इसी तरीके से हम इसमें, लेकिन हमने यहाँ पे केवल एक्स वाला लिया है क्योंकि वाई जेड का हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो जस्ट पहला टर्म एक्स के लिए कंसिडर करेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी ई जीरो, ये आपका बाहर ही है, तो इसका जैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो आ जाएगा ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, ये कुछ और टर्म है, तो चेन रूल से क्या होगा, इस पूरे टर्म का इनटू में डिफ्रेंसिएशन होगा, और वो इनटू में डिफ्रेंसिएशन ये है, राइट, आई के डॉट आर, ये के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। अब के डॉट आर अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो x कहाँ पे है, केवल यहाँ पे, बाकी इधर नहीं है, तो ये सबका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, केवल बचेगा आई के एक्स, ठीक है, आई के एक्स आ जाएगा, और ये ई जीरो यहाँ पे आई जो था उसको हमने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा के एक्स डेल बाई डेल एक्स पर आई के डाटा माइनस ओमेगा टी ई जीरो आई, और ये आ गया समेशन के एक्स। अब फिर से जो एक डेल बाई डेल एक्स बचा था फिर से इस पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, लेकिन ये जो टर्म है ये एक्स तो नहीं है, तो इसका चेन रूल से इनटू करके आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और अभी हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया था, कितना आया था, इसका डिफ्रेंशिएशन आया था आई के एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा जस्ट आई के एक्स, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आई बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये भी एक्स इसमें भी नहीं है, तो ये भी टर्म समेशन से बाहर आ जाएगा, तो समेशन के अंदर बचेगा के एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो समेशन के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है, इसका पूरे टर्म का मतलब है कि के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, राइट। तो ये जो टर्म है ये आपका क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई, और ये जो टर्म है ये है के स्क्वायर, है ना, क्योंकि के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर क्या है, के स्क्वायर, तो ये आ गया इतना।
और जो हम के बोल रहे हैं बेसिकली ये के टिल्डा है। के टिल्डा के लिए आगे आप देखेंगे के टिल्डा क्यों लिए हैं। सो डेल स्क्वायर हमारे पास आगे माइनस के टिल्डा ई स्क्वायर टाइम्स ई, डेल ई बाई डेल टी अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लेन वेव का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो गया तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ई जीरो तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि टाइम का कंपोनेंट इसी में है राइट यहाँ पे, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले ई टू द पावर एक्स आ गया, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये कुछ और टर्म है पूरा, तो इसका हमें इनटू में करके फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आई के डॉट आर, यहाँ पे टाइम है नहीं तो जीरो हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आएगा तो टी का हो जाएगा 1, तो इसका पूरे का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस आई ओमेगा। तो ये जो टर्म है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये माइनस आई ओमेगा बाहर आ गया। सो डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा टर्म माइनस आई ओमेगा टाइम्स वेक्टर ई, डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस आई ओमेगा हो जाएगा, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन और कर देंगे इसका, ये डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये आएगा डेल ई बाई डेल टी, तो डेल ई बाई डेल टी का मान फिर से यहाँ उठाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस आई ओमेगा टाइम्स वेक्टर ई, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर ई राइट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर का मान माइनस 1, सो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वेक्टर ई। सब्स्टिट्यूट डेल स्क्वायर डेल ई बाई डेल टी एंड डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यह जाएगा माइनस के स्क्वायर टाइम्स वेक्टर ई माइनस म्यू सिग्मा माइनस आई ओमेगा टाइम्स वेक्टर ई माइनस म्यू सिग्मा माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वेक्टर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सब में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस के टिल्डा स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा टाइम्स आई प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर ही ले लिए म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर राइट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो होगा, जब ये टर्म जीरो हो जाएगा पूरा तो हम यहाँ से के टिल्डा स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं जो कि आएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई टाइम्स म्यू सिग्मा ओमेगा। तो इसमें दो टर्म है राइट, ये बेसिकली जो के स्क्वायर है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा है ये, और एक इमेजिनरी पार्ट है जो है ये, ठीक है। तो अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास के टिल्डा है उसमें दो टर्म है, एक है के और एक है कापा। कापा जो है वो क्या है, वो आपका इमेजिनरी टर्म है, और के जो है वो रियल टर्म है। ओके, तो हमें के स्क्वायर निकालना है तो के स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो के टिल्डा स्क्वायर के प्लस आई कापा का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा के स्क्वायर प्लस आई कापा का होल स्क्वायर प्लस 2 के आई कापा राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab। तो अब यहाँ से इसको देखें तो ये के स्क्वायर हो गया, आई कापा जो है ये आ जाएगा आई स्क्वायर कापा स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 तो दिस इज माइनस कापा स्क्वायर, और ये आई टाइम्स 2 के कापा। कंपेयर कर देंगे किस इक्वेशन से, टिल्डा के स्क्वायर को के टिल्डा स्क्वायर को इससे, इस वाले इक्वेशन से, इसी के लिए हम लोगों ने माना ही है राइट। तो आ जाएगा यहाँ से जो रियल टर्म है वो आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर 2 के कापा जो आ जाएगा म्यू सिग्मा ओमेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके के और कापा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ से कापा का मान निकालेंगे, कापा का मान निकालेंगे म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 के, इसको उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस कापा स्क्वायर की जगह पे कितना टर्म आ जाएगा, जो ये है म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर, और आरएचएस में कितना होगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जस्ट रीअरेंज करेंगे तो ये जाएगा 4 कापा 4 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 4 के स्क्वायर राइट, दोनों साइड 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ जाएगा, अरेंज कर लेंगे 4 कापा 4 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये इधर आ गया तो माइनस 4 के स्क्वायर म्यू सिग्मा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। श्रीधराचार का यूज करेंगे श्रीधराचार में, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी वाला ये टर्म हुआ तो माइनस बी हो जाएगा माइनस बी जो होगा यानी बी टर्म जो होगा 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस बी है तो यहाँ माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस इतने का होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 4 AC, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, तो माइनस 4 AC जब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 4 AC, सो दिस इज 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, और ए कितना है यहाँ पे 8, तो ये श्रीधराचार का यूज कर लिए, वहाँ से हमारे पास आ गया इतना, तो के स्क्वायर आ गया 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस इसमें से ये पूरा टर्म बाहर लेंगे, तो जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा, बाहर आएगा अंडर रूट के, तो ये 4 हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, और इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे देखो 16 है म्यू स्क्वायर है,
एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं है तो यहाँ आ जाएगा अपान एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ ओमेगा 4 है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो आ जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना टर्म बचेगा अंडर रूट के अंदर और नीचे आपके पास है 8। ठीक, अब यहाँ से 4 सब जगह से कॉमन है और ये भी टर्म पूरा कॉमन है तो इसको पूरा बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर 4 अपान 8 तो दैट इज 2 बचेगा नीचे और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ये आ गया के का मान। और जस्ट अगर हम इसका प्लस वाला कंसीडर कर रहे हैं, इसका जो सोल्यूशन जस्ट प्लस वाला अगर कंसीडर करें तो के स्क्वायर हो जाएगा आपके पास म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपान 2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। तो अब ये के स्क्वायर है तो जैसे ही के लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ ओमेगा बच जाएगा और ये पावर टोटल अंडर रूट में यानी 1/2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका के का मान। के का मान इतना आ गया और हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है मान, राइट। तो के हमने निकाल लिया इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, के का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस कापा स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, यही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, के का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे पहले कापा स्क्वायर हम निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कापा स्क्वायर के स्क्वायर ये है तो ये जगह ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाई 2 और ये पूरा 1/2 पावर है तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस एंड ये यहाँ पे सॉरी ये प्लस माइनस नहीं होगा, जस्ट इसका हम प्लस वाला कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इसका जस्ट प्लस वाला हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सोल्यूशन। तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अब ये टर्म पूरा कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। तो अगर हम यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लें तो यहाँ तो 2 है नहीं तो यहाँ जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पहले वाले टर्म में जस्ट ये पूरा टर्म बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ -2 है यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा -1 और बाकी ये पूरा टर्म ऐसे ही रहेगा। तो कापा स्क्वायर हमारे पास इतना आ गया। जैसे ही कापा का मान निकालेंगे तो ये ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा और ये टर्म के पूरे पावर कितना लग जाएगा, हाफ। तो ये आ गया कापा और के का मान, यानी जो हमारे पास वेव वेक्टर है, जो कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर आ रहा है इस कंडीशन में, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कंडक्टिव मीडियम में जाएगा तो उसका जो रियल पार्ट है वेव वेक्टर का वो ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, तो अगर के टिल्डा यानी वेव वेक्टर के टिल्डा उसका हम मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एन कैप है और ये के टिल्डा है, राइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी यूनिट वेक्टर उसका के कैप हम मान रहे थे। तो यहाँ पे अगर एन कैप मान ले तो ये हो जाएगा एन कैप टाइम्स के टिल्डा, एन कैप के टिल्डा का मान है आपके पास कितना, के प्लस आई कापा। ठीक है, एन कैप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है तो यहाँ से हमारे पास आ गया इतना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा क्योंकि वेव वेक्टर कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉम्प्लेक्स होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम प्लेन वेव के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा ई आर टी इज इक्वल टू E0 टिल्डा ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इतना ही था, है ना। ये इसमें कांस्टेंट टर्म होता है और एक फेज फैक्टर होता है जिसमें पोजीशन और टाइम का डिपेंडेंस होता है। तो के टिल्डा की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू एन का के प्लस आई कापा डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ओके, तो ये आ गया E0 टिल्डा। अब इसको अगर हम ओपन करें तो इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा आई कापा डॉट आर, एक टर्म आएगा और ये आएगा ई टू द पावर आई एन कैप के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इसको जस्ट पावर को हम अलग अलग कर लिए, ठीक है ना। तो जैसे अलग करेंगे तो ये आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस कापा एन कैप डॉट आर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये पूरा टर्म एज इट इज। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसमें एक टर्म आएगा जो ई टू द पावर -x टाइप का होगा, यानी पोजीशन x के साथ ई टू द पावर माइनस अल्फा टाइम x होगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा टाइम्स x होगा, या हम बोल सकते हैं कि ई टू द पावर माइनस k टाइम्स एन कैप डॉट आर है। तो अगर वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी तो इसका मान हो जाएगा ई टू द पावर माइनस कापा जेड। तो ये जो टर्म है ये क्या बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका एम्पलीट्यूड बेसिकली एटेन्यूएट हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है जैसे जैसे वेव ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में। तो इस टर्म की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम इसी तरीके का होता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पूरा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो जस्ट यही टर्म आ जाएगा, जहाँ ई है वहाँ बी लिख देंगे तो ये आ जाएगा, जिसमें ये टर्म जो है वो एटेन्यूएशन टर्म है, राइट। It means field amplitudes are specially attenuated due to the presence of term e to the power minus kappa n cap dot r. The quantity kappa, इसलिए जो quantity kappa है is known as absorption coefficient. ये जो kappa है इसी को क्या बोलते हैं, absorption coefficient. ये हमें क्या information देगा
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर अगर कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो कितना एटेन्यूएट होगी, उसका मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा सॉरी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फेज वेलोसिटी हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा बाई के, कि हम लोगों ने निकाल रखा तो ये आ जाएगा इतना। अब यहाँ पे दो केस होता है कि के और कापा का मान निकालना, दो केस में, एक पुअर कंडक्टर के केस में और एक मान लो आपके पास कंडक्टर बहुत अच्छा नहीं है, पुअर कंडक्टर है, और एक आपके पास गुड कंडक्टर के केस में, यानी पुअर कंडक्टर बेसिकली इंसुलेटर के केस में, और सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। तो अगर हम जस्ट पुअर कंडक्टर लें तो पुअर कंडक्टर की कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, सिग्मा से, तो यानी सिग्मा का मान बहुत कम होगा। तो पुअर कंडक्टर के लिए सिग्मा अपान एप्सिलन इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो के बराबर हमारे पास है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन बाई 2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन का होल स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक टू द पावर हाफ, ठीक है। तो अगर सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन बहुत छोटा है एक से, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी एक से छोटी होगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जस्ट बचेगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मतलब हो जाएगा ये इस पूरे में अंडर रूट 1, तो यह हो जाएगा 1, तो यह 1 प्लस 1, ये आ गया के इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन बाई 2, और ये आ गया 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा के का मान ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन, किस केस में, पुअर कंडक्टर के केस में। फिर हमें कापा हमारे पास है, कापा में भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन बाई 2 सिग्मा अपान एप्सिलन बहुत छोटा है एक से, तो कापा का मान होता है कापा का मान होता है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन बाई 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में है टू द पावर हाफ, ये है कापा का मान। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको हम एक से अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, ये -1 ये +1 ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो कापा का मान जीरो हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर लेना पड़ेगा अंडर रूट को एक्सपेंड करते हुए, राइट। सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन में हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन बाई 2 और -1 प्लस ये जो टर्म है सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन, ये एक से बहुत छोटा, तो इसका मतलब है अंडर रूट को हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो एक्स टू द पावर एन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, एन कितना है ये हाफ, राइट। तो यह जाएगा 1 प्लस हाफ सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से इसको जैसे ओपन करेंगे -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में हाफ सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लेकिन हम और टर्म नहीं लेंगे क्योंकि ये टर्म का मान बहुत छोटा है, तो हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ देंगे। तो ये बचेगा हमारे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन बाई 2, और यहाँ पे बचा हाफ सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन होल स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा आपका एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन बाई 2, और यहाँ पे जो आपके पास बचेगा हाफ, यहाँ पे सबसे पहले 1/2 है, इसके ऊपर कोई पावर है नहीं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे आपका ये पूरा टर्म ऐसे ही आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा सिग्मा बाई 2 अंडर रूट म्यू एप्सिलन अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलन। ये आ गया पुअर कंडक्टर के केस में के और कापा का मान। गुड कंडक्टर के केस में कितना होगा, गुड कंडक्टर का मतलब है कि कंडक्टिविटी कंडक्टर की बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है सिग्मा अपान एप्सिलन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो के हमारे पास था इतना, ठीक है, ओमेगा अंडर म्यू एप्सिलन बाई 2 1 प्लस अंडर रूट सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन प्लस 1 सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और ये पूरा पावर है हाफ, ठीक है। तो अब जैसे ही ये क्वांटिटी एक से बहुत ज़्यादा हुई तो हम एक को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन, राइट, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, दोनों हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन। ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरे केस में फिर यहाँ से 1 आ गया, तो फिर 1 को फिर से निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलन। ये पूरे को टर्म को हम जस्ट इतने टर्म में लिख सकते हैं कि ये क्वांटिटी का मान बहुत ज़्यादा है। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ओमेगा सिग्मा म्यू अपान 2 का अंडर रूट। तो ये के का मान आ गया गुड कंडक्टर के लिए। कापा का मान होता है ओमेगा अंडर म्यू एप्सिलन बाई 2 माइनस 1 प्लस, और ये आता है सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन होल स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर हाफ। तो अब यहाँ पे ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक से नेग्लेक्ट करेंगे। अब फिर यहाँ पे -1 आएगा, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म को हम जस्ट लिख सकते हैं सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन, राइट, क्योंकि इसका मान बहुत ज़्यादा था, एक को नेग्लेक्ट कर देंगे तो अंडर रूट है, स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, तो ये जस्ट बचेगा सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन। फिर ये -1 प्लस सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपान ओमेगा एप्सिलन। यहाँ पावर हाफ है इसलिए अंडर रूट आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा सिग्मा ओमेगा म्यू अपान 2, और यही सेम मान आ रहा था सिग्मा ओमेगा म्यू अपान 2 किसका, कापा का और के का, राइट। तो कापा का मान इतना आ गया, के का भी मान इतना ही आ रहा था, इसलिए के और कापा का मान गुड कंडक्टर के लिए सेम होता है। एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है, स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ। ये क्या होता है, ये हमें बताता है, स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ हमें ये बताता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम में, तो वो उसका जो एम्पलीट्यूड है कितनी दूरी के बाद 1/e हो जाता है।
ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड है वो कितने डिस्टेंस के बाद 1/e हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्किन डेप्थ। ठीक है, द डिस्टेंस EM वेव्स ट्रेवल टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड बाई ए फैक्टर ऑफ 1/e। तो जो डिस्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड जब 1/e हो जाए कंडक्टिंग मीडियम में, तो उसी को बोलते हैं जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है स्किन डेप्थ। हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसमें एक एटेन्यूएशन फैक्टर आता है जो कि हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो कितने डिस्टेंस के बाद, यानी कितने डिस्टेंस के बाद अटेन्यूएट हो जाएंगे। और वो टर्म क्या है, वो है e⁻ कापा n कैप डॉट आर, जहाँ पे कापा क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, और n कैप जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और आर क्या है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो ये है आपके पास। तो एम्पलीट्यूड्स हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसका एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होता है, इतने के प्रोपोर्शनल। तो लेट डी इज स्किन डेप्थ, तो यहाँ भी बताया क्या है कि एम्पलीट्यूड 1/e हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड कितने के प्रोपोर्शनल है, इतने के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब 1/e इज इक्वल टू e⁻k d। इसकी जगह हम लोगों ने कितना रख दिया, d। तो d बराबर आ जाएगा 1/kappa। राइट, कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, तो d बराबर आ जाएगा 1/kappa। तो इसका मतलब है जो 1/kappa है यही क्या बताता है, यही स्किन डेप्थ बताता है। तो 1/kappa स्किन डेप्थ बताता है। तो कापा का मान हमारे पास था, उसका मान रख देंगे, तो डी हमारे पास आ जाएगा 1/ओमेगा √2/μ ε-1 प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं लेते हैं हम लोग, जस्ट प्लस वाला कंसिडर करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे √1 प्लस σ/ओमेगा का होल स्क्वायर टू द पावर -½ गुड कंडक्टर के लिए कापा का मान हम लोगों ने अभी निकाला है σ/μ/2, तो डी का मान आ जाएगा √2/σ/μ। फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो एक पॉजिटिव और रियल नंबर था। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो वो सेम फेज में होती है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कैलकुलेट करना है। उससे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पास वेव वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन, यानी कि वेव हमारी जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ट्रांसवर्स वेव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की। राइट, तो के बराबर हमने मान लिया के जेड कैप, और ई जो हमारे पास है e⁻z t x कैप। ठीक है, ये जस्ट x के डायरेक्शन में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो y के डायरेक्शन में होगा। राइट, तभी हम x कैप क्रॉस ही लेंगे तो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलेगा। तो EZT जो हमारे पास आ जाएगा E0 e⁻kappa z e⁻ik z - ये जो आपके पास था e⁻kappa n कैप डॉट आर। तो n कैप डॉट आर जब लेंगे तो क्योंकि n कैप है z कैप, तो जैसे ही z कैप लेंगे तो z कैप डॉट आर जब लेंगे, r क्या है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, जैसे ही लेंगे वहां से तो k आपके पास, सॉरी n कैप जो है वो क्या है, k कैप है। तो यहाँ से जस्ट आपके पास तुरंत आ जाएगा, या z कैप यूज करते हैं या k कैप यूज करते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। राइट, ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना और ये आ जाएगा इतना। लेट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, काप्पा का जो मान, सॉरी जो के टिल्डा है उसमें दो टर्म है, एक है के और एक है e⁻i⁵। ठीक है, तो के जो है उसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास है कैपिटल के और e⁻i⁵, इतना मान लिया। ठीक है, के टिल्डा का मान, और एक के टिल्डा हम लोगों ने माना था के प्लस आई काप्पा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें के टिल्डा का, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालें, क्योंकि के टिल्डा कॉम्प्लेक्स नंबर है। राइट, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो के टिल्डा काप्पा, सॉरी कैपिटल के e⁻i⁵, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा के e⁻i⁵ का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 1। यहाँ पे हम लोगों ने देखा e⁻i⁵, खोल देंगे cos ⁵ प्लस i sin ⁵, फिर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √cos² प्लस sin² और हो जाता है 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया के का, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे वो के कैपिटल के बराबर होगा। तो के टिल्डा इज इक्वल टू के प्लस आई काप्पा था अभी तक हम लोगों ने किया। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, के स्क्वायर प्लस काप्पा स्क्वायर का √। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर है कैपिटल के। तो ये कैपिटल के एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर आ गया। के बराबर इतना है हम लोगों ने निकाला था, काप्पा बराबर इतना है, जस्ट यहाँ माइनस साइन आ जाता है जहाँ के में। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस काप्पा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो ये पूरा दोनों के स्क्वायर और काप्पा स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 1 प्लस ये टर्म माइनस ये माइनस, सॉरी के स्क्वायर प्लस काप्पा स्क्वायर है। राइट, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, के की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे और काप्पा की वैल्यू ये रही, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना। ये टर्म दोनों में कॉमन है तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर के 2 हो जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे तो √k² प्लस काप्पा स्क्वायर का मान इतना आ गया। ठीक है,
तो ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर, ये वैल्यू है के बराबर, ठीक, कैपिटल के बराबर। तो ये कैपिटल के, ओके, इतने आ जाएगा। तो कैपिटल के का मान हम लोगों ने निकाले ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा डबल अंडर रूट, एक अंडर रूट यहाँ लगा, एक अंडर रूट यहाँ पे लगा हुआ है। तो के टिल्डा हम लोगों ने माना था कैपिटल के पर आई फाई, जो कि, और इसी के टिल्डा को हम लोग मानते हैं के प्लस आई कापा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो कास फाई, तो ये टर्म हो जाएगा आपके पास के कास फाई प्लस आई के साइन फाई, कैपिटल के, और इसको रियल को और इमेजिनरी कंपेयर कर देंगे तो के कास फाई इक्वल टू स्मॉल के और के साइन फाई इक्वल टू कापा, ओके। दोनों को अगर हम इसको डिवाइड कर दें इससे तो आ जाएगा tan फाई, के से के कैंसिल हो जाएगा, कापा अपान के, तो फाई इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स कापा अपान के। लेट ई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो पर आई डेल्टा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपके पास है फेज फैक्टर है वो इतना है, और फेज फैक्टर एम्पलीट्यूड इतना है, फेज फैक्टर इतना है। मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इतना है, फेज फैक्टर इतना है। जैसे हम लोगों ने के टिल्डा को माना था उसी तरीके से यहाँ पे भी मान के चल रहे हैं, राइट। के टिल्डा हम लोगों ने माना कैपिटल के पर आई फाई, तो उसी के एनालॉगस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया, उसी के एनालॉगस मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ई जीरो अपान बी जीरो। तो ई जीरो अपान बी जीरो ऐसे करेंगे तो यह आ जाएगा ई जीरो और यह आ जाएगा बी जीरो, यहाँ पे रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इतना, ये ई जीरो बाई बी जीरो टिल्डा, ये क्या होता है। अगर हम वैक्यूम की बात करें, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो ई अपान बी होता है सी के बराबर, यानी वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ पे भी ई अपान बी किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी के बराबर। और यहाँ पे जो आरएचएस है आपके पास, आरएचएस ऐसे ही रहेगा, या वेलोसिटी जो होती है उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अपान वेव वेक्टर। तो ओमेगा वेव वेक्टर यहाँ पे कितना है, के टिल्डा, ठीक है। तो ये जीरो अपान बी जीरो, ये ऐसे ही रहा। तो अब के टिल्डा का मान हमें पता है, कितना हम लोगों ने माना है, के टिल्डा का मान हमने माना है कैपिटल के टाइम्स ई टू द पावर आई फाई। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये ओमेगा हो गया। सॉल्व करेंगे तो ई जीरो बी जीरो अपान ई जीरो अगर हम निकालें तो बी जीरो अपान ई जीरो, मतलब ये इधर बी जीरो गया, ये इधर ई जीरो गया, बाकी सारे टर्म को इधर कर दिया, तो आ जाएगा बी जीरो अपान ई जीरो इज इक्वल टू के अपान ओमेगा ई टू द पावर आई डेल्टा ई माइनस डेल्टा बी प्लस फाइव। अब अगर हम देखें तो एल एच एस जो है हमारे पास रियल है, ये रियल टर्म है, राइट। यहाँ पे ई जीरो और बी जीरो रियल टर्म है, ठीक है। और ये आपका फेज फैक्टर है, फेज फैक्टर में कॉम्प्लेक्स और रियल है, लेकिन ये कंप्लीटली रियल है। तो ये पूरा LHS जो है आपका रियल है, लेकिन RHS में ये तो टर्म रियल है बट ये कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये जो टर्म है इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको भी रियल मानना पड़ेगा, क्योंकि LHS अगर रियल है तो RHS भी रियल होना चाहिए। इसका मतलब ये जो टर्म है इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए 1, ठीक है, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो इसका मान अगर 1 हो गया तो अगर आपके पास डेल्टा ई माइनस डेल्टा बी प्लस फाइव इक्वल टू 0, तो सॉल्व कर लेंगे तो फाइव इक्वल टू आ गया डेल्टा बी माइनस डेल्टा ई, ठीक है, फाइव इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा ई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नो लॉन्गर इन फेज, सिंस जो फेज डिफरेंस आ रहा है फाइव इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा ई, एंड मैग्नेटिक फील्ड लैग्स बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लैग करता है। रियल एम्पलीट्यूड्स ई जीरो अपान बी जीरो जो है वो कितना हो जाएगा इसी इक्वेशन से, ये तो हमारा 1 हो गया, तो ई जीरो अपान बी जीरो ओमेगा बाई क्या जाएगा, ठीक है, ई जीरो अपान बी जीरो ओमेगा बाई क्या आ जाएगा। तो ओमेगा बाई के आ गया, के कैपिटल के का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है कितना था, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ई जीरो बाई बी जीरो का मान हमारे पास इतना आ जाएगा। सो दिस इज रियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे पास होता है ई जीरो पर माइनस के जेड, सॉरी कापा जेड कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा ई एक्स कैप, और बी जो है वो बी जीरो पर माइनस कापा जेड कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा बी टाइम्स वाई कैप। तो ये जो टर्म है आपका ई और बी, ये क्या है, रियल टर्म है या रियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे टिल्डा यूज नहीं हुआ है, जब टिल्डा यूज होता है तो वो जनरली क्या डिनोट करता है, कन्वेंशनली वो डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। तो कॉम्प्लेक्स में अगर हम निकाले तो यहाँ पे क्या था, ई टू द पावर आई के डाट आर माइनस ओमेगा टी, तो उसमें जस्ट हम जो रियल वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कास के डाट आर माइनस ओमेगा टी, तो उसको जस्ट ले लिए हैं तो इसलिए यहाँ पे इतना आ गया, और प्लस एक फेज फैक्टर ऐड कर देंगे डेल्टा ई, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में ई टू द पावर आई के डाट आर माइनस ओमेगा टी प्लस एक फेज फैक्टर डेल्टा बी ऐड कर देंगे, तो उसका रियल कंपोनेंट हो जाएगा कास के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा बी। एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/1 म्यू पी स्क्वायर, ठीक है। तो ई स्क्वायर का जो मान है यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, आ जाएगा जस्ट रियल पार्ट ई जीरो स्क्वायर, ये आ जाएगा ई टू पावर माइनस 2 कापा जेड और कास स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा ई। बी स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 1/μ बी जीरो स्क्वायर पर माइनस 2 कापा जेड का स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा बी। फुल साइकिल हमें पता है कि अगर फुल साइकिल के लिए एवरेज करते हैं तो कास स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहाँ पे जैसे इसको एवरेज करेंगे तो ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये जस्ट इसका एवरेज होगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा 1/2।
प्लस 1/μb² e⁻² कापा z, और इसका एवरेज जब हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2। सॉल्व कर लेंगे इसको तो इसका मान आ जाएगा 1/4 e⁻² कापा z एप्सिलॉन e⁻² प्लस 1/μb²। तो E0/B0 हम लोगों ने पहले निकाल रखा था, तो ये हमारे पास आ गया B0 = E0 टाइम्स इतना। इसको उठा करके एवरेज एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे जो है B0 का मान E0 के टर्म में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एवरेज जो आ जाएगा 1/4 e⁻² कापा z एप्सिलॉन E², और ये आ जाएगा √1 + σ/ω का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। के बराबर जो हमारे पास होता है वो होता है ओमेगा, यानी जो स्मॉल के है, दिस इज स्मॉल के, तो स्मॉल के जो होता है वो होता है इतना। ठीक है, तो ये आ जाएगा एवरेज u 1/4, और ये आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसको बेसिकली जो के जो हमारे पास ये टर्म है, इस टर्म को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे पूरा। यहाँ पे यहाँ देखें तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, बस यहाँ पे अंडर रूट है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को निकाल लेंगे, के टर्म में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा k² टाइम्स 2/ω² μ एप्सिलॉन। सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी के टर्म में आ जाएगी। ठीक है, U मैग्नेटिक अपान U इलेक्ट्रिक, तो U मैग्नेटिक होता है 1/2 μ₀², U इलेक्ट्रिक होता है 1/2 एप्सिलॉन E0²। सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1/μ एप्सिलॉन B0/E0²। B/E0 का मान हम लोगों ने निकाल ही रखा है, सब्सटीट्यूट कर देंगे, इतना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √1 + σ/ω का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि U मैग्नेटिक इज ग्रेटर देन U इलेक्ट्रिक, या इन दोनों का रेशियो जो है वो एक से बड़ा है, इसलिए मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन इज डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रिक कंट्रीब्यूशन इन द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव्स। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी के लिए हमें पता है कि पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज निकालना होता है। तो सबसे पहले पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा, 1/μ E×B। ठीक है, तो S जो होता है, अब हमारे पास है E का मान हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। E का मान जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ये, और B का मान ये, इन दोनों का निकाल लेंगे E×B, तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर डिवाइड कर देंगे म्यू से, अगर तो आ जाएगा 1/μ E0, ये E का मान है और ये B का मान है, यहाँ से यहाँ तक रख दिए। फिर इसको हम जस्ट सॉल्व कर लेंगे तो E0 × B0, और ये cos² kz−ωt प्लस ΔE और ये ΔB आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन, तो ΔB - ΔE = 5 है। ठीक है, तो ΔB कितना हो जाएगा, 5 + ΔE। यहाँ पे जस्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे, और यहाँ पे e⁻⁻ कापा z ये आ जाएगा e⁻² कापा z। तो ये आ गया पॉइंटिंग वेक्टर, और इसको अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इस टर्म का जो एवरेज होगा, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, इस टर्म का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा जस्ट cos π/2। ठीक है, इस टर्म का जो एवरेज होगा cos π/2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/μ E0 × B0, और इसका मान हो जाएगा 1/2, और यहाँ जाएगा e⁻² कापा z। एक मिनट, सो S का मान जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा, ये टर्म नहीं है, इसको हम लोगों ने आगे सॉल्व किया हुआ है। ये 1 सेकेंड, तो ये हमारे पास नहीं है टर्म, इसको आगे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो S बराबर जो है वो कितना है, S बराबर हमारे पास इतना आ गया, E×B निकालने के बाद इतना आ गया। ठीक है, अब इसका हमें एवरेज चाहिए, तो इसका अगर एवरेज चाहिए S का, तो S का एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, e⁻² कापा z भी कांस्टेंट है, तो एवरेज केवल ये जो एंगल है cos का, इसके ऊपर होगा, राइट। तो अगर cos θ + cos θ + φ है, मान लेते हैं kz−ωt थीटा है, तो cos θ + φ अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका मतलब है 1/2 π 0 से 2 π dθ। इंटीग्रेट कर देंगे इस टर्म को, इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, राइट। ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, जस्ट आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब है ये टर्म का जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/2 इंटू cos φ। ठीक है, तो एवरेज ऑफ cos θ + φ होता है 1/2 cos φ। सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया S = 1/μ E0 × B0, ये पूरा यही टर्म है। फिर इसका एवरेज मान लेते हैं कि थीटा जो है kz−ωt है। ठीक है, तो इस टर्म का जो एवरेज होगा ये आ जाएगा 1/2 cos φ, और यहाँ e⁻⁻ कापा, यहाँ पे होगा एक टर्म छूटा हुआ है यहाँ पे, e⁻² कापा z। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इतना, और फिर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/μ × B0 1/2 cos φ -2 कापा z 1/2μ E0 B0 E0 × B0, क्योंकि ये एक्स कैप डायरेक्शन में है, एक्स कैप E0, ये है B0 y कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट एक्स कैप वाई कैप का हो जाएगा जेड कैप, और ये आ जाएगा इतना। इसको जस्ट सॉल्व कर लिए तो आ जाएगा E0
अब हमें पता है कि E0 अपान B0 ये जो है E0 अपान B0 वो कितने के बराबर है, वो है ओमेगा अपान कैपिटल K दैट इज V। तो अब हम यहाँ से B0 का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा K अपान ओमेगा टाइम्स E0। सब्सटीट्यूट कर दिए B0 का मान यहाँ, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। तो इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो यह आ जाएगा E0 स्क्वायर e⁻² kappa z K cos phi z कैप। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी हमारे पास जो होती है वो होती है एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। अब यहाँ पे जो K cos phi है, तो अगर याद करिए तो K cos phi होता था स्मॉल k के बराबर, तो यहाँ जस्ट स्मॉल k रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो याद करना है कि स्मॉल के और स्मॉल के और कापा का मान याद करना। अगर वो याद है तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो स्मॉल के और कापा का मान अगर याद है तो सारा कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं।